नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के इतिहास की गहराइयों में एक जासूस की तरह उतरने वाले हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों को सिर्फ धूल भरी पुरानी किताबों के रूप में मत देखिए, बल्कि इन्हें एक हिस्टोरिकल टूलकिट की तरह समझिए। जरा सोचिए, इन पन्नों में सदियों पुरानी कहानियां, संस्कृतियां और राज दबे हुए हैं। तो चलिए आज इन्हीं ग्रंथों को अपना सुराग बनाते हैं और अतीत की कुछ बेहद दिलचस्प गुत्थियों को सुलझाते हैं। इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले भारत के नामकरण को समझेंगे, फिर बीसी और एडी का गणित डिकोड करेंगे। उसके बाद 4 प्राचीन वेदों, पुराणों और सामाजिक नियमों की बात होगी। फिर हम बौद्ध और जैन साहित्य को टटोलेंगे और अंत में उन प्राचीन धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों को देखेंगे जिन्होंने इतिहास और राजनीति की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जांच का पहला सुराग है भारत का नामकरण और इस उपमहाद्वीप की भौगोलिक समझ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस उपमहाद्वीप को अलग अलग नाम कैसे मिले? ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हमारे अपने महाकाव्यों और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है, यानी भारत का देश। लेकिन जब यूनानी यानी ग्रीक खोजकर्ता यहाँ आए तो उन्होंने इसे इंडिया नाम दिया। और फिर जब मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार आए तो उनके नजरिए से ये हिंद या हिंदुस्तान बन गया। जमीन एक ही थी, लेकिन इतिहास में हर किसी ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा और पुकारा। आगे बढ़ने से पहले दूसरा अहम पड़ाव, इतिहास में समय की गिनती यानी बीसी और एडी के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। इतिहास पढ़ते वक्त ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि साल उल्टे कैसे चल रहे हैं। इसे ऐसे समझते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व या बीसी कहा जाता है, जहां गिनती पीछे की तरफ चलती है। सोर्स मटेरियल में दिए गए इस गणितीय उदाहरण को देखिए। अगर महात्मा गांधी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ तो उनका निधन 483 ईसा पूर्व में होगा। यहाँ नंबर्स घट रहे हैं, लेकिन टाइमलाइन आगे ही बढ़ रही है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी या एडी कहलाता है, जहां गिनती सीधी चलती है, ठीक वैसे ही जैसे आज हम 2026 में हैं। ये बेसिक मैथ समझना हिस्टोरिकल टाइमलाइन को डिकोड करने के लिए एकदम जरूरी है। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे पुराने स्रोत पर, 4 प्राचीन वेद। वेदों की गहराई को समझने के लिए जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया ही एक परिवार है ना कमाल की बात? सोचकर देखिए कि उस प्राचीन काल में भी भारतीय विचारकों की सोच कितनी ग्लोबल और व्यापक थी। अब सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद को ही ले लीजिए। ये महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास द्वारा संकलित एक विशाल एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। इसकी भव्यता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसे 10 मंडलों में बांटा गया है, जिसमें 1028 सूक्त और 10,000 से भी ज्यादा ऋचाएं मौजूद हैं। इसमें 2 चीजें ऐतिहासिक रूप से बहुत अहम हैं। पहला, इसका तीसरा मंडल, जहां से हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निकला है, और दूसरा 10वां मंडल, जहां पहली बार समाज के 4 वर्णों यानी सामाजिक वर्गों का जिक्र मिलता है। ये प्राचीन समाज के व्यवस्थित होने का पहला लिखित प्रमाण है। ऋग्वेद के बाद बाकी 3 वेदों ने इस ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। यजुर्वेद में आपको यज्ञों के नियम मिलेंगे, और इसकी खासियत यह है कि ये गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोइट्री दोनों में लिखा गया है। फिर आता है सामवेद, जिसमें यज्ञों के दौरान गाए जाने वाले मंत्र हैं। इसे ही भारतीय संगीत का असली जनक माना जाता है। और अंत में अथर्ववेद, जो सबसे नया है। ये आम इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी, बीमारियों, जादू टोने और सामाजिक मान्यताओं की एक बहुत ही रियल पिक्चर हमारे सामने रखता है। हमारा चौथा पड़ाव है पुराण और सामाजिक नियम। ये वो दौर था जब वेदों के जटिल ज्ञान को आम लोगों के लिए थोड़ा सरल किया जा रहा था। लेकिन वेदों को पढ़ना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें सही से समझने के लिए प्राचीन काल में 6 वेदांग बनाए गए थे: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। आप इन्हें उस समय की फाउंडेशनल टेक्स्ट बुक्स मान सकते हैं। मतलब वेदों के विशाल महासागर में गोता लगाने से पहले आपको इन 6 उपकरणों पर महारत हासिल करनी ही पड़ती थी। अब बात करते हैं पुराणों की। इतिहासकार इन्हें सिर्फ माइथोलॉजिकल कहानियों की तरह नहीं देखते, बल्कि वे इनका इस्तेमाल बड़े बड़े साम्राज्यों की वंशावली या फैमिली ट्री को ट्रेस करने के लिए करते हैं।
उदाहरण के तौर पर विष्णु पुराण हमें मौर्य वंश की जानकारी देता है, तो वायु पुराण से गुप्त वंश के राज खुलते हैं, और मत्स्य पुराण, जिसे सबसे पुराना और प्रामाणिक माना गया है, वो आंध्र सातवाहन वंश के इतिहास को समझने का सबसे बड़ा सुराग है। एक अच्छे जासूस की तरह हमें ग्रंथों में छिपे विरोधाभासों को भी न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, उस दौर में महिलाओं की स्थिति को लेकर अलग अलग ग्रंथों में कितनी अलग बातें कही गई। मैत्रियणी संहिता में महिला को जुए और शराब के साथ पुरुष के तीसरे मुख्य दोष के रूप में देखा गया, लेकिन ठीक उसी के समानांतर शतपथ ब्राह्मण में महिला को अर्धांगिनी कहकर सम्मानित किया गया है, यानी पुरुष का पूर्ण और बराबर का आधा हिस्सा। ये साफ दिखाता है कि उस समय समाज में एक ही मुद्दे पर कितने अलग अलग नजरिए मौजूद थे। और अगर उस समय के कानून की बात करें तो आज के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत पहले समाज स्मृतियों से चलता था। ये स्मृतियां असल में प्राचीन लीगल कोड्स थीं। मनुस्मृति इनमें सबसे पुरानी है, जो हमें शुंग काल के कानूनों के बारे में बताती है। वहीं नारद स्मृति हमें गुप्त साम्राज्य के लीगल और सोशल स्ट्रक्चर की बहुत ही डिटेल में जानकारी देती है। चलिए अब वैदिक परंपराओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने 5वें हिस्से में बौद्ध और जैन साहित्य पर नजर डालते हैं। भारत के इतिहास की पजल इन वैकल्पिक ग्रंथों के बिना पूरी नहीं हो सकती। बौद्ध परंपरा में जातक कथाएं और कथावस्तु जैसे हीनयान ग्रंथ हमें महात्मा बुद्ध के जीवन और उस समय के समाज का एक अलग ही एंगल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैन साहित्य, जिन्हें आगम कहा जाता है, उनके कल्पसूत्र और भगवती सूत्र से हमें प्रारंभिक जैन इतिहास और भगवान महावीर के जीवन के बारे में बेहतरीन ऐतिहासिक सुराग मिलते हैं। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, प्राचीन धर्मनिरपेक्ष और ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी वो किताबें जिनका फोकस सीधे तौर पर राज्य, प्रशासन और इतिहास पर था। ये देखना सच में हैरान करता है कि इन लेखकों ने कितनी सदियों पहले ही पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की नींव रख दी थी। चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन और राजनीति विज्ञान का एक मास्टरपीस है। वहीं कल्हण की राजतरंगिनी कश्मीर पर केंद्रित है, जिसे भारत का पहला क्रोनोलॉजिकल या सिलसिलेवार इतिहास माना जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी ने संस्कृत व्याकरण का ढांचा तो तैयार किया ही, साथ ही पूर्व मौर्य राजनीति की भी झलक दी। और पतंजलि के महाभाष्य से हमें शुंग वंश का इतिहास जानने को मिलता है। ये दस्तावेज बिना किसी धार्मिक आवरण के सीधे सीधे इतिहास बयां करते हैं। तो अब इस हिस्टोरिकल टूल किट को खंगालने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर आज हमारे पास मौजूद ये सारे ग्रंथ महज वो सुराग हैं जो समय की मार से किसी तरह बच गए, तो प्राचीन भारत की न जाने कितनी ऐसी बेमिसाल कहानियां होंगी जो खो गई हैं और आज भी कहीं न कहीं मिट्टी के नीचे या भूले बिसरे पन्नों में खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये सवाल इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपनी इस खोज की आदत को हमेशा जिंदा रखिए।